मैं डॉक्टर नेहा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, इस्माइल महिला पीजी कॉलेज मेरठ। आज के इस वक्तव्य का विषय है नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद की मूल संवेदना। तो नागार्जुन की ये जो कविता है अकाल और उसके बाद, उसकी मूल संवेदना को जानने से पूर्व हमें संक्षिप्त रूप से नागार्जुन के बारे में और प्रगतिवाद के बारे में भी जान लेना अत्यंत आवश्यक है। नागार्जुन जो प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं और प्रगतिवाद के तीन कवि जो हैं जिसे त्रयी कहा जाता है, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन शास्त्री, इसमें से एक कह सकते हैं कि नागार्जुन का स्थान अपने आप में महत्वपूर्ण है। नागार्जुन को जन कवि भी कहा गया है क्योंकि इनकी जो पैठ है कहीं न कहीं समाज में गहराई से बनी हुई है। इन्होंने समाज के जो निम्न वर्ग हैं, गरीब हैं, छोटे किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी पीड़ा को इन्होंने बखूबी ढंग से समझा है और अपने कविता में उसको उकेरा है। इनके काव्य की अंतर्वस्तु की अगर बात करें तो इसका फलक काफी वृहद है। जैसा कि अरुण कमल ने एक वक्तव्य उक्ति में लिखा भी है, मैं इसको कोट करना चाहूंगी जिससे हमें नागार्जुन के जो काव्यगत पृष्ठभूमि है उसको समझने में आसानी होगी। मिथिला के रुचिर भूभाग से लेकर मुलुंड के अति सुदूर प्रदेश तक फैली हुई काव्य भूमि, बिहार के सामंती उत्पीड़न से लेकर अमेरिकी साम्राज्यवाद तक की शोषण श्रृंखला, भूमिहीन मजदूरों के दुर्लभ संघर्ष से लेकर जूलियन रोजनबर्ग की महान संघर्ष गाथा और नितांत व्यक्तिगत प्रसंगों से प्राप्त सुख दुख से लेकर बाकी सारे जगत के सुख दुख, मोतिया नेवले और मधुमती गाय तक की यह चौहद्दी है नागार्जुन के काव्य महादेश की। तो इस वक्तव्य से हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि नागार्जुन की जो कविता की पैठ है, जो पृष्ठभूमि है, जो चौहद्दी है, सीमित नहीं है। मिथिला में उनका जन्म स्थान जो है मिथिला रहा है, तो मिथिला के ग्रामीण परिवेश, उसके भूभाग की जो समस्याएं रही हैं, जो विसंगतियां रही हैं, जो भी वहाँ की जो प्रकृति रही है, खेती और किसानी की जो व्यवस्था रही है, वहां से लेकर के और वहां जो बिहार के सामंती उत्पीड़न जो रहा है, वहां जो गरीबी रही है, किसानों की जो समस्या रही है, उसको भी उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया। साथ ही अमेरिका में जो साम्राज्यवादी स्थिति है, जो वहां शोषण की नीतियां हैं, वहां पर भी उनका ध्यान बराबर था। साथ ही नितांत व्यक्तिगत प्रसंगों से प्राप्त सुख दुख, अर्थात उन्होंने जीवन में जो कुछ भी झेला, जो भी संघर्ष उन्होंने महसूस किया, जो भी झेला था, उसको भी उन्होंने कविता में स्थान दिया है। इसके अतिरिक्त मोतिया नेवले और मधुमती गाय, अर्थात केवल सामान्य मनुष्य और गरीब तबके के लोगों की ही बात इन्होंने अपने कविता या काव्य में नहीं की, बल्कि मानवेतर पात्र अर्थात जीव जंतुओं को भी बहुत सहजता से इन्होंने अपने काव्य में उतारा है। इस प्रकार हम इस वक्तव्य से यह तो समझ ही सकते हैं कि इनका काव्य फलक काफी विस्तृत रहा है। अपने जीवनानुभूति से लेकर के जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या स्थिति रही है, क्या वहां गरीबों और शोषित वर्ग जो है उनकी क्या स्थिति रही है, उसको उन्होंने अपने काव्य में बखूबी स्थान दिया है। और डॉक्टर नामवर सिंह ने, जो सुप्रसिद्ध आलोचक हैं, इन्होंने नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कहा है। इनका एक वक्तव्य है, युक्ति है कि कबीर के बाद हिंदी में नागार्जुन से बड़ा दूसरा व्यंग्यकार पैदा ही नहीं हुआ। अर्थात कि कबीर के बारे में तो हम सब जानते हैं, कबीर अपने समय तथा भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि के रूप में गिने जाते हैं। वह एक केवल कवि ही नहीं, समाज सुधारक भी कहे जा सकते हैं और कहा भी गया है उनको। और अपने समय और समाज की जितनी भी विसंगतियां थी, रूढ़ियां थी, उस पे बेबाकीपन से कबीर ने लिखा है और बिना डरे उन्होंने अपनी बात रखी है। न उन्हें मुस्लिमों से डर था, न हिंदुओं से, न पंडितों से, न मौलाओं से। उन्होंने सबके दुर्गुणों को बहुत ही बखूबी ढंग से बेबाकीपन से लिखा है, व्यंग किया है और समाज में जितनी कुरीतियां थी उनको दूर करने का प्रयत्न किया।
तो जब इन्हें नामवर सिंह ने कबीर की उपाधि दी है तो कहीं न कहीं इनका व्यक्तित्व कबीर से मिलता जुलता होगा, इसलिए इन्होंने इन्हें कबीर कहा है। तो नागार्जुन की अगर कविताओं को हम देखें तो उसमें भी सामाजिक कुरीतियों, सामाजिक रूढ़ियों, आडंबरों का विरोध दिखाई पड़ता है। साथ ही तत्कालीन समय, समाज और राजनीति पर कठोर व्यंग भी इनके कविताओं में हम देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रगतिवाद की, क्योंकि नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं तो प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि को भी समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। प्रगतिवाद का समय 1936 से शुरू होता है। हालांकि किसी भी कालखंड को एक निश्चित तिथि से हम एक विशिष्ट तिथि में बांध कर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हिंदी साहित्य के इतिहास की हम बात करें, कालखंड या विभाजन की बात करें, तो एक निश्चित तिथि से न कोई भी धारा पूरी तरह से खत्म हो जाती है, न पूरी तरह से शुरू हो जाती है। अगर कोई भी धारा शुरू होती है, कोई भी कालखंड शुरू होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं पूर्व के कालखंडों की विशेषता थोड़ी बहुत समाहित अवश्य रहती है, न वो पूरी तरह से अपनी पृष्ठभूमि को नहीं छोड़ती है। तो जब हम प्रगतिवाद का समय देखते हैं तो लगभग 1936 से माना जाता है, क्योंकि छायावाद का समय 1918 से 1936 तक का रहा है। तो 1936 से 1943 तक का समय प्रगतिवाद का माना जाता है। एक बात और ध्यान देने की है यहाँ पे कि बहुत सारे लोग और बहुत सारे छात्र छात्राएं और यहाँ तक कि मुझसे भी एक प्रश्न बार बार किया गया है कि प्रगतिवाद और प्रगतिशील में अंतर क्या होता है। बहुत सारे जो लोग होते हैं, हालांकि छात्र छात्राएं, वे हमेशा इस संशय में रहते हैं कि प्रगतिवाद और प्रगतिशील कहीं एक ही तो नहीं है, लेकिन अलग है। हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो प्रगतिवाद जो है एक काव्य धारा है, एक वाद, कहीं ना कहीं इसमें मार्क्सवाद का प्रभाव है, जिसका समय शुरू होता है 1936 से। कार्ल मार्क्स की जो समता मूलक समाज की स्थापना है, क्रांति की भावना है, शोषित के प्रति सहानुभूति और शोषकों के प्रति जो विद्रोह की भावना है, इस विचारधारा से कहीं ना कहीं अभिप्रेत है प्रगतिवाद। और इसी से संबंधित जो कवि है नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल की कविताएं हमें कहीं ना कहीं मार्क्सवाद से ओतप्रोत दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रगतिशीलता की, तो प्रगतिशीलता जो अंग्रेजी में प्रोग्रेसिवनेस कहेंगे, ये तो कोई भी हो सकता है, किसी भी समय का व्यक्ति, चाहे वो आदिकाल का हो चाहे अब का है, वो उसकी अगर विचारधारा सकारात्मक है, आगे बढ़ने वाली है, उसकी सोच अच्छी है, तो वो प्रगतिशील ही होगा। घर में अगर हम देखें तो दादी अगर है, वो लड़कियों के हित की बात करते हैं, उनके पढ़ाई की बात करते हैं, उनको आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो वो बूढ़ी होते हुए भी वो प्रगतिशील है। प्रगतिशीलता एक सोच है जो एज से या फिर कालखंड से नहीं आती, वो वैचारिकी से आती है, सोच से आती है। तो कोई, और अगर हम बात करें साहित्य की और रचनाकार की, तो रचनाकार अपने आप में प्रगतिशील ही होता है, क्योंकि उसका उद्देश्य ही कहीं ना कहीं समाज के लिए होता है, उद्देश्यपूर्ण रचना ही वो करता है, समाज को आगे बढ़ने के लिए या फिर किसी न किसी प्रकार से उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान होता ही है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रगतिवाद की। तो प्रगतिवादी कवि नागार्जुन को अगर हम देखें, उनके काव्य को देखें, उनकी कविताओं को देखें, तो प्रगतिवाद की कुछ विशेषताओं को भी हम यहाँ इंगित कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित है, और कार्ल मार्क्स की थ्योरी अगर मोटे मोटे तौर पे हम देखें तो समता मूलक समाज की स्थापना, जो शोषक वर्ग है अर्थात जो अमीर है, मिल मालिक है, पूंजीपति हैं, किस प्रकार से गरीब और वंचित वर्ग का शोषण करते हैं, इसकी स्थिति हमें मार्क्सवाद में दिखाई देती है। तो शोषितों के प्रति करुणा, सहानुभूति की भावना और शोषकों के प्रति विद्रोह की भावना, विरोध की भावना, ये मार्क्सवाद में या फिर प्रगतिवाद में देखी जा सकती है। तो कुछ पॉइंट्स बना करके, कुछ बिंदुओं के अंतर्गत हम प्रगतिवाद की विशेषता को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सामाजिक यथार्थ का चित्रण। जैसा कि मैंने बताया कि 1936 से हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का समय माना जाता है, उससे पहले छायावाद रहता है 1918 से 1936। छायावाद में जो अभी तक कल्पना की बात होती थी, अब यहाँ आकर
सामाजिक यथार्थ स्थान ले लेता है। कहाँ पर? प्रगतिवाद में आकर। यहाँ पे अब समाज में जो चीजें वास्तविक रूप में चल रही हैं, गरीबों की क्या स्थिति है, किसानों की क्या स्थिति है, उनके घर की क्या स्थिति है, किस प्रकार से उनके जीवन में संघर्ष चल रहा है, ये हमें प्रगतिवाद में वास्तविक चित्रण उनका दिखाई देता है। फिर मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थन, जैसा कि मैंने कहा कि प्रगतिवाद मार्क्सवाद का समर्थन करने वाला है। तो जब मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थन करेगा तो सामान्य सी बात है, आर्थिक समानता की बात करेगा। अगर आर्थिक समानता, जैसा कि समतामूलक समाज की स्थापना ही कार्ल मार्क्स का उद्देश्य था, हालांकि उनकी थ्योरी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई, क्योंकि यह कभी संभव ही नहीं है कि समाज में सब लोग बराबर हो जाएं। बराबर अगर होंगे तब भी समाज कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से असंतुलित ही हो जाएगा। लेकिन जो अमीर है बहुत अमीर है, जो गरीब है बहुत गरीब है, तो उसके मध्य जो बहुत गहरी खाई है उसको थोड़ा कम किया जा सकता है। इसका प्रयास कहीं ना कहीं प्रगतिवादी कवियों ने अपने कविताओं में किया है। अगला बिंदु है शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति या करुणा की भावना। जो शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, गरीब है, किसान है, जो 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से जुटा पाते, उनके प्रति करुणा की भावना हमें प्रगतिवादी कवियों में दिखाई देता है। साथ ही शोषक वर्ग के प्रति गहरा आक्रोश, जैसे मार्क्स की थ्योरी, अगर कार्ल मार्क्स को थोड़ा भी हमने पढ़ा होगा, अगर आप सबने पढ़ा होगा तो ये पता होगा कि कार्ल मार्क्स क्रांति का समर्थन करता है कि जो गरीब है वो, उसको क्या करना है, उसको रोना बिलखना नहीं है, हाथ जोड़ के अमीरों के सामने झुकना नहीं है, बल्कि अपने हक को छीन लेना है, क्रांति करना है। और यही चीज हमें प्रगतिवादी कवियों में भी यह स्वर कहीं ना कहीं दिखाई देता है। रूढ़ियों का विरोध, साथ ही रूढ़ियों का विरोध भी इस काव्य का मूल स्वर है प्रगतिवादी काव्य का। क्यों? क्योंकि जहां भी हम देखें, अक्सर ही हम ये चीज मैंने महसूस भी किया है कि जहां कम पढ़े लिखे और गरीब तबके के लोग होते हैं, वे रूढ़ियों में उलझे रहते हैं, अक्सर आडंबरों में उलझे रहते हैं। इसी आडंबर और रूढ़ियों में उलझे होने के वजह से सामाजिक प्रगति उनकी कहीं ना कहीं बाधित होती है। इसलिए प्रगतिवाद कहें या फिर मार्क्सवादी थ्योरी कहें, इसमें रूढ़ियों का विरोध अवश्य दिखाया गया है कि रूढ़ियों को नकारना चाहिए, रूढ़ियों को हटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रूढ़ियों से हानि हमेशा निम्न वर्ग का, कम पढ़े लिखे लोगों का ही होता है और सामाजिक प्रगति कहीं ना कहीं इससे अवरुद्ध होती है। अगला बिंदु है कि जन भाषा का प्रयोग। जन भाषा का प्रयोग अर्थात छायावाद में हमने देखा कि जो कविता का ढांचा था कहीं ना कहीं छंद के बंधन से युक्त था। हालांकि बाद में महाकवि निराला ने छंद के बंधन को तोड़ने की बात की, लेकिन कहीं ना कहीं छंद युक्त भाषा थी उस समय, छंद युक्त काव्य था उस समय। लेकिन यहाँ आकर प्रगतिवाद में आकर कवियों ने सहज, सामान्य, संप्रेषणीय भाषा को महत्व दिया। यहाँ पे इनका उद्देश्य कहीं ना कहीं काव्य को काव्य के लिए नहीं, कला को कला के लिए नहीं, जब कला को जीवन के लिए, इस उक्ति को इन्होंने चरितार्थ किया कि भले ही सपाट बयानी हो, सरल भाषा हो, सहज शब्द हो, ग्रामीण शब्द हो, आंचलिक शब्द हो, लेकिन आवश्यक क्या है कि ये संप्रेषणीय है कि नहीं, यह लोगों को समझ आ रही है कि नहीं। क्योंकि अंततः काव्य जो रचता है या फिर कविताकार है, रचनाकार है, उसका उद्देश्य तो यही होता है कि समाज को वो सुधार सके या फिर समाज के लिए अपनी बात कह सके और वो उनको समझ सके। तो सहजता, भाषा में सहजता, ग्रामीण शब्दों का प्रयोग और सरलता इन्होंने अपनी भाषा में रखा है। इन्हीं कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम इस कविता की व्याख्या करेंगे। एक छोटी सी कविता है 8-10 लाइन की, एक बार मैं इसको पढ़ लेती हूँ, क्योंकि कोई भी कविता का पाठ जब हम अच्छे से करते हैं तो आधी कविता समझ आ जाती है हमें। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के भीतर कई दिनों के बाद, धुआं उठा घर के आंगन से कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। ये कविता अगर आप सुन रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि ये अकाल के समय की कविता है।
जब अकाल पड़ जाता है तो उस समय जो गरीब है उसके घर की क्या स्थिति होती है। उसके घर में अनाज का दाना नहीं है तो वो कैसे अपना जीवन चलाता है, कैसे कितना संघर्ष भरा हुआ है उसके जीवन में। यहाँ पे 2-3 चीजें ध्यान देने की हैं कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आए या फिर मनुष्य द्वारा कोई ऐसी आपदा आए, उसमें सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है गरीब तबके को। बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, कोरोना जैसी महामारी आ जाए तो संघर्ष और जीवन जीने के लिए जो कठिनाई का सामना करना पड़ता है गरीब वर्ग को भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो संग्रह नहीं करता, न उसके पास धन इकट्ठा होता है, न अनाज का संग्रह रहता है। छोटे किसान जो होते हैं वे छोटा मोटा काम करके दूसरे के खेतों में मजदूरी करके और थोड़े बहुत अगर खेत हो तो खाने भर का ही अपना उगा करके अपना जीवन चलाते हैं। तो जब उनकी स्थिति ऐसी होती है, उनको जीवन अपना जीना मुश्किल होता है, जीवन में इतना संघर्ष होता है, तो संग्रह कहाँ से कर पाएंगे वो। जब संग्रह नहीं कर पाएंगे तो अगर किसी तरह की आपदा या विपदा आती है, बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति आती है, तो उनका जीवन सबसे कठिन होगा, उनके घर में अनाज का दाना नहीं होगा। तो यही स्थिति कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई गई है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, अर्थात जब सूखा या अकाल की स्थिति है तो गरीब का घर कैसा होगा, चूल्हा रोया, अर्थात चूल्हे में आग ही नहीं जली। यहाँ चूल्हे का रोना कहीं ना कहीं प्रतीक रूप में देखा जा सकता है कि चूल्हा रोया, अर्थात घर वालों की भी यही स्थिति होगी। अगर अकाल पड़ा है तो इसका मतलब कई दिनों तक अनाज का दाना उनके घर में नहीं है, आग नहीं जली, रोटी नहीं बनी, अनाज ही नहीं है, तो चूल्हा कहाँ से जलेगा। तो चूल्हा रोया अर्थात चूल्हा का या मानवीकरण कह सकते हैं, प्रतीक रूप में यहाँ पे उद्घृत हुआ है चूल्हा, कि चूल्हा रो रहा है अर्थात घर वाले भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि अनाज नहीं है उनके घर। फिर बात आती चक्की रही उदास। चक्की, जिसमें आप सभी ने अगर देखा होगा चक्की, तो पता नहीं, मैंने तो देखा है, तो उसमें जब अनाज पीसते हैं, अनाज अगर चक्की में पीसते हैं तो पूरा घर गूंज उठता है, एक रौनक सी आ जाती है, पता चलता है कि हाँ घर में चहल पहल है, लोग हैं, अनाज है, तो सकारात्मकता भी है। अगर किसी के घर में चक्की चल रही है, किसी के गरीब के घर में, हालांकि चक्की बहुत बड़े लोग तो रखते नहीं अपने घर में, पहले रखते होंगे, तो अगर चक्की चल रही है तो इसका मतलब भी सब कुछ पॉजिटिव है, घर में अनाज है तभी चक्की चल रही है। अगर चक्की चलनी बंद हो गई, उदासी छाई हुई है, तो इसका मतलब नकारात्मकता है, अनाज नहीं है उस घर में। तो यहाँ चक्की भी कहीं ना कहीं एक प्रतीक के रूप में है कि चक्की का चलना और न चलना। चलना तो यह बताता है कि अनाज भरा हुआ है, घर में अनाज है, खाने के लिए है, कोई उस घर में भुखमरी का शिकार नहीं है कोई। लेकिन चक्की जहाँ चलनी बंद हो गई, वह रौनक खत्म हो गई, वह सकारात्मकता खत्म हो गई, कहीं ना कहीं वहां के लोग, उस गरीब घर के लोग भुखमरी का शिकार हैं। फिर देखते हैं, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। अब देखिए, अगर हम किसी के घर की बात करें, रसोई घर की बात करें, या फिर जहाँ खाना बनता है, तो उसको बड़ा साफ सुथरा, बहुत पवित्र माना जाता है रसोई घर के आसपास को। तो लेकिन जब वहां चूल्हा नहीं जल रहा, चक्की नहीं जल रही, कई दिनों तक उस रसोई घर में किसी का आना जाना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, तो वहां कुत्ता भी अगर पड़ा रहे तो कोई मतलब नहीं है ना। कुत्ते को तो रसोई घर में आने से या उसके आसपास आने से हम तब भगाते हैं ना कि जब हमको डर लगता है कि कहीं ये खाने को छू न दे या फिर जूठा न कर दे। लेकिन सोचिए कि ऐसे गरीब के घर में जब चूल्हा जल ही नहीं रहा है कई दिनों से, तो वहां कुत्ता सोए, कुत्ते सोए, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये जो कानी कुतिया है, ये नकारात्मकता का प्रतीक भी माना जा सकता है, आलसपन का प्रतीक भी माना जा सकता है। फिर देखते हैं, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। अब जब उस रसोई घर में चूल्हा नहीं जल रहा, चौका नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, किसी प्रकार का कार्यकलाप हो ही नहीं रहा, तो वहां दीवारों पे छिपकली घूम रही है। क्यों? क्योंकि आग नहीं जल रहा, वहां पे उदासी छाई हुई हो, तो वहां छिपकलियों ने गश्त लगा रखा है। यह भी एक नकारात्मकता का ही प्रतीक है। फिर देखते, चूहों की भी हालत रही शिकस्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अब चूहों की स्थिति भी पस्त है उस घर में। क्यों? क्योंकि चूहे तो कहीं ना कहीं अनाज खाएंगे ना घर का, तो घर में जब इंसानों के लिए अनाज नहीं है तो चूहे कहाँ से खाएंगे। खेतों में जब पानी भरता है या फिर खेतों के अनाज कट जाते हैं तो चूहे
भागकर घर को आते हैं। लेकिन उस घर में भी अगर अनाज नहीं है तो चूहे की क्या स्थिति होगी, चूहे की भी हालत खराब है। तो इन 4-5 लाइनों में अकाल के समय का वर्णन है। तो कि अकाल या फिर किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है तो केवल मनुष्य को ही नहीं तकलीफ देती है, केवल गरीब ही नहीं संघर्ष करता है, वही नहीं भूखमरी से मरता है, बल्कि ये मानवेतर प्राणी अर्थात जानवरों को भी सफर करना पड़ता है, वे भी भुक्तभोगी होते हैं। देखा होगा हमने कि अभी जो बाढ़ उत्तराखंड में आया था, कितने गाय भैंस सब बह गए। तो प्राकृतिक आपदाओं का सामना तो उन्हें भी करना पड़ता है किसी न किसी रूप में, मनुष्यों को भी और साथ साथ मानवेतर पात्रों को भी, प्राणियों को भी। तो इस 4-5 लाइनों को जब हम पढ़ते हैं, अकाल के दृश्य को हम देखते हैं, तो ये हमें प्रतीत होता है कि नागार्जुन ने मनुष्य या फिर गरीब तबके का कितना ही सहज, सुंदर, सटीक और यथार्थ वर्णन किया है कि अकाल में एक गरीब के घर की स्थिति क्या है। फिर आगे की 4 लाइनें जो हैं घर में अनाज आने के बाद की स्थिति बताते हैं। दाने आए घर के भीतर कई दिनों के बाद। अब दाने आए हैं घर के भीतर, लेकिन कई दिनों के बाद, कई दिनों तक संघर्ष करना पड़ा, भूखमरी से झेलना पड़ा गरीब को। कई दिनों के बाद घर में जब अनाज का दाना आता है तब क्या स्थिति होती है। धुआं उठा घर के आंगन से कई दिनों के बाद। जब अनाज आया तो अब कई दिनों के बाद धुआं उठा है घर में, रसोई घर का चूल्हा जला है। जो अभी तक जला नहीं था, रो रहा था चूल्हा, चक्की उदास थी, वहां कुत्ते लेटे हुए थे, लेकिन घर में अनाज के दाने आने के उपरांत अब चूल्हा जला है। अब वहां धुआं उठा है, धुआं उठा तो मतलब आग है वहां पर, वहां खाने पकने की प्रक्रिया हो रही है। तो यहाँ आग और धुआं कहीं ना कहीं एक ऊर्जा का प्रतीक भी कह सकते हैं। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। अब घर भर की आंखें चमक उठी हैं अनाज के दाने के आने के बाद। एक गरीब को अगर देखें तो गरीब को अगर कोई भूखमरी से तड़प रहा है कई दिनों तक, तो सबसे बड़ी खुशी उस टाइम उसके लिए अनाज ही होगा। मुझे लगता है कि सबकी समस्याएं और सबके खुशी का दायरा अलग अलग होता है। एक वीवीआईपीज को देखें, एलीट क्लास को देखें कि तो उसके खुशी का पैमाना, दुख का पैमाना अलग होता है। जबकि एक बहुत गरीब और निचले तबके के वर्ग को देखें तो उसके खुशी का पैमाना, दुख का पैमाना अलग होता है। एक गरीब व्यक्ति अगर है, कई दिनों तक खाना नहीं खाया, तो उसको एक रोटी भी मिल जाएगा तो मुझे लगता है सबसे बड़ी खुशी उसके लिए वही होगी। और एलीट क्लास और वीवीआईपीज को देखें तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, सब कुछ होता है उनके पास, लेकिन उनका दुख डिप्रेशन, साइकेट्रिस्ट को दिखाना है, ये करना है। जबकि गरीब, मुझे नहीं लगता कि गरीबों को कभी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की आवश्यकता होती, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो जीने के लिए संघर्ष करते हैं, रोज काम करते हैं, रोज खाते हैं, तो उनका दिमाग कहीं ना कहीं जीवन को चलाने और उनके संघर्ष में ही बीत जाता है। तब चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कैसे खुशी से उनकी आंखें चमक आती हैं अनाज के दानों को देखने के बाद। कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। अब कौवे ने खुजलाई पाखें अर्थात कौवे जो अभी आलस से इधर उधर बैठे होंगे, क्योंकि जब इंसान के ही घर में खाना नहीं, उसी के लिए तो जानवरों और पशु पक्षियों को तो खाना नसीब होगा नहीं। तो अब कौवे ने भी पाखें खुजलाई, वो भी कहीं ना कहीं उसका भी आलस अब खत्म हुआ, वो भी थोड़ा चेतनशील हुआ कि नहीं, अब खाना बना है तो एक आक रोटी का टुकड़ा उसे भी मिल ही जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो कविता है, संपूर्ण कविता एक जीवन के यथार्थ को बताने वाला है। समाज में जो चल रहा है, जो स्थिति है, जो गरीब और किसान है, मजदूर है, छोटे तबके के लोग हैं, वंचित वर्ग है, उसके घर में, उसके जीवन में कितना संघर्ष है। उसके साथ साथ जो मानवेतर प्राणी है उसके घर में कितना संघर्ष है। जो अभावग्रस्तता है, गरीब के जीवन में जो संघर्ष होता है वे अमीरों के जीवन में नहीं होता है। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ भूख का है। अकाल और सूखा, महंगाई, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं या बेरोजगारी में सबसे ज्यादा पिसता है, सबसे ज्यादा संघर्ष करता है गरीब तबके का वर्ग, क्योंकि उनके पास संग्रह नहीं होता है, न धन का संग्रह होता है, न अनाज का संग्रह होता है। इसलिए उनका जीवन जो रोटी कपड़ा बहुत ज्यादा होगा, अगर मान लीजिए वो खा पी भी ले रहे हैं, थोड़े से ठीक ठाक है, तब भी वे रोटी कपड़ा मकान, इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द उनका जीवन चलता है। तो इस कविता में नागार्जुन ने बहुत ही सुंदर और सहज ढंग से अकाल का चित्रण किया है। जैसा कि ध्यातव्य है कि
नागार्जुन जिस समय लिख रहे थे, उनकी कुछ कविताएं स्वतंत्रता से पूर्व की हैं, कुछ कविताएं स्वतंत्रता के बाद की भी हैं। तो उस समय तत्कालीन समय में समाज की क्या स्थिति थी, समाज की क्या स्थिति थी, वहां पे क्या विसंगतियां थी, क्या रूढ़ियां थी, शोषक वर्ग की नीतियां क्या थी, अंग्रेजों की क्या नीतियां थी, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद की इनकी अगर कुछ कविताएं हैं तो उसमें शासन तंत्र की क्या स्थिति थी, उसका वर्णन यहाँ पे दिखाई देता है इनकी कविताओं में। और इसी को ध्यान में रखकर इन्होंने इस कविता को बहुत ही यथार्थ ढंग से, बहुत सहज ढंग से, सरल ढंग से और वास्तविक चित्रण यहाँ पे गरीब के घर का इन्होंने किया है कि अकाल और सूखे की स्थिति में गरीब की स्थिति क्या होती है, वह किस प्रकार अपना जीवन जीने के लिए संघर्ष करता है। केवल मानव ही नहीं बल्कि मानवेतर पात्र भी उसके साथ साथ संघर्ष करते हैं। केवल इस अकाल के इस दृश्य को देखें तो केवल दुखी यहाँ पे इंसान ही नहीं है, वह गरीब ही नहीं है, चूल्हा चक्की भी उदास है और छिपकली गश्त लगा रही है, कुत्ते सोए हुए हैं। तो इन सब जब प्रतीकों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक सजीवता इस कविता में हमें दिखाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद।